हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। तो लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले लेक्चर में बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम देख लिया, जिसमें हमने ग्रॉस से नेट या फिर डोमेस्टिक से नेशनल कैसे करना है, या फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे करना है, हमने समझा था। जो कि डिप्रिसिएशन, उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और उसके बाद क्या था, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। अब हम कैलकुलेशंस पे आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कल के ही लेक्चर में या पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं या 3 मेथड हैं, ऐसा आप कह लो। जिसमें पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप इसके बेसिक्स आपने ज़रूर पढ़े होंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी नेशनल इनकम को देखने के 3 नज़रिए हैं या 3 तरीके हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है, या यूँ कहो कई सारे सेक्टर से होकर गुजरता है। तो जब वो हर सेक्टर से जब होकर गुजरता है तो हर स्टेज पर या हर सेक्टर पर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है। जैसे हम लोग जब वीट की बात करते हैं, वीट गेहूं, तो जब किसान उसको प्रोड्यूस करता है तो उसकी कुछ नॉमिनल वैल्यू होती है स्टार्टिंग में। मान लेते हैं कि 1 kg वीट का जो है फार्मर लेवल पर कितना था, 20 रुपीज़ पकड़ लेते हैं। 1 kg वीट का कितना था, 20 रुपीज़। जैसे ही वो फार्मर जो है फ्लोर मिल यानी कि आटा चक्की में देता है पीसने के लिए, किसमें, आटा चक्की में जब वो गेहूं पीसने के लिए देता है, वो पीसने के बाद उसकी वैल्यू मान लेते हैं 25 हो गई, क्योंकि फ्लोर मिल वाले ने भी कुछ वैल्यू उसमें ऐड की, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ प्रोसेस हुआ। पहले वो गेहूं था, फिर वो आटा बन गया। तो बताओ जरा, फिर यहाँ से वहाँ कितना वैल्यू ऐड हो गया। यहाँ पे 20 थी, वहाँ पे 25 हो गई, यानी वैल्यू कितनी ऐड हुई, 5। तो इसको बोलेंगे एडेड वैल्यू। फिर आटा चक्की से यानी फ्लोर मिल से फिर वो आगे जाएगा। मान लेते हैं कि वो बेकरी में चला गया। बेकरी यानी जहाँ पे पाव, ब्रेड और भी कई सारे चीज़ें बनती हैं जिसके लिए आटे का इस्तेमाल होता है। बेकरी वाले ने मान लेते हैं ब्रेड बना लिया, और ब्रेड बनाया तो ब्रेड बनाकर उसने वैल्यू कर ली 35। मैं 1 kg आटे की बात कर रहा हूँ, 1 kg गेहूँ की बात कर रहा हूँ, जो हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। वापस रिपीट करता हूँ। जब फार्मर लेवल पे ये चीज़ प्रोड्यूस हुई थी, यानी गेहूँ जब प्रोड्यूस हुआ था, वीट प्रोड्यूस हुआ था, उसकी वैल्यू 20 थी, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो फार्मर ने 20 ऐड किया था, ठीक है। चलो इसको इग्नोर भी कर दो। तो जब ये फ्लोर मिल पे गया, यहाँ पे उस गेहूं को पीस कर क्या बना दिया गया, आटा बना दिया गया। आटा बनाने के बाद उस 1 किलो गेहूं की वैल्यू अब 20 नहीं, अब 25 हो गई, क्योंकि अब वो आटा हो चुका है, फ्लोर हो चुका है, राइट। और कितनी वैल्यू ऐड हुई फिर वहाँ पर, यहाँ से वहाँ में 5 वैल्यू ऐड हो गई। उसी तरह से जब फ्लोर मिल से जब बेकरी में जाता है फॉर मेकिंग ब्रेड और कुछ भी कह लो, पाव वगैरह जो भी आइटम बनते होंगे, राइट। मान लेते हैं ब्रेड बनाया उन्होंने, और उस 1 kg आटे का इस्तेमाल करके उसने 35 रुपीज़ का वैल्यू क्रिएट किया और 35 रुपीज़ का ब्रेड बना दिया, और आगे उसने 35 में बेचा। तो यहाँ पे उसने 25 खरीदना स्टार्ट किया, मतलब रॉ मटेरियल 25 में खरीदा था एक तरह से देखा जाए तो, और उसने बनाया फाइनल गुड्स कितने में, 35 में। तो यहाँ इसने कितनी वैल्यू ऐड की, +10 वैल्यू ऐड की। उसी तरह से आगे ये किसी रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर, भाई बेकरी वाला कहाँ, किसी रिटेलर को, मान लेते हैं ब्रेड बनाए। अब जैसे दिल्ली में ब्रेड जो है ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट, आई थिंक ब्रेड ऑमलेट मिलता है। अब जो ब्रेड ऑमलेट बनाने वाला इंसान है, वो जाके जो ब्रेड है वो कहीं ना कहीं बेकरी वगैरह से लेता होगा। ब्रेड ऑमलेट वाला उस ब्रेड का इस्तेमाल ऑमलेट के साथ यूज़ करके बना के बेचेगा, यानी वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। यानी यहाँ से जब आगे गया तो रिटेलर ने जो है उसको 40 में बेचा, एग्जाम्पल में पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड हुई, +5। तो वैल्यू एडेड मेथड में यहाँ फार्मर लेवल पर कितना ऐड हुआ था, +20। तो वैल्यू एडेड मेथड में जो स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुई है उस वैल्यू को पकड़ा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी जो वैल्यू हर स्टेज पे यूज़ हो रही है। अब देखो एक बात अगर ध्यान से देखोगे तो सेम प्रोडक्ट किसी के लिए फिनिश्ड आइटम है और किसी के लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट है या रॉ मटेरियल है। क्या है, इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल है। जैसा फार्मर ने जब गेहूं फ्लोर मिल यानी कि आटा चक्की में दिया था, तो ये जो 20 रुपये की जो चीज़ थी यहाँ पे जब फ्लोर मिल में आई थी, तो ये
मान लेते हैं 20 रुपये की यहाँ पे आई थी, उसने उसको पीस कर 25 का बना दिया, राइट। तो 20 रुपये की जो चीज़ यहाँ पे आई थी इसे कहेंगे रॉ मटेरियल। क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल। या इसे ही कहा जाता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का सिंपल भाषा मतलब होता है रॉ मटेरियल, या फिर उस गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनली बनाने के लिए हमने जो बेसिक खर्चा किया था पहले उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर रॉ मटेरियल। जैसे मान लो मार्कर बनाना है हमें, तो मार्कर बनाने के लिए सब सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी ना, इसका प्लास्टिक, इसकी इंक और ये निब, अंदर स्पंज होता है, वो सारी चीज़ें खरीदनी होंगी। तो ये जो हम चीज़ें खरीदेंगे तो वो कुछ किसी अलग कॉस्ट पे खरीदेंगे, फिर हम इसको असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद ये 25 रुपये का बन जाता है जो कि फाइनल गुड्स हैं। तो फाइनल गुड्स अलग है और इंटरमीडिएट कॉस्ट अलग है। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल का कॉस्ट। और वैल्यू एडेड मैंने शॉर्टकट बता दिया, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि भाई वैल्यू एडेड का मतलब है हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होती है, जैसे जैसे वो प्रोसेस में आगे प्रोडक्ट बढ़ता है तो वो जो वैल्यू ऐड हुई है वो यहाँ पे ली जाती है। ठीक है, आई होप आपको ज़रूरी थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो क्या करते हैं, हम एक एक करके पहले फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। चलो, तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए और आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे चीज़ें लिख के रखी हुई हैं ताकि दिक्कतें ना आए। वैल्यू एडेड मेथड में आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और वो फॉर्मूला है GDPMP, या इसे ही हम कहेंगे इस भाषा में GVAMP। यानी सवाल जो है आएगा उसमें आप ये या ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। GDPMP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, और GVAMP यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो हम लोगों ने अभी देखा वैल्यू ऐड हो रही थी, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, यहाँ पे माइनस है, उसके बाद है इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस फॉर्मूले को प्लीज़ दिमाग में बिठा लेना, ये फॉर्मूला जो है एग्जैक्टली ऐसा ही है, और जब एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए तो आपको इसी हिसाब से करना है और कोई दिक्कत यहाँ वहाँ नहीं करनी है। ठीक है, अब जरा और थोड़ा समझ लो, वापस से रिपीट करते हैं। GVAMP या GDPMP दोनों का मतलब सेम है। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन सर ये क्या है या ये क्या है? तो ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। कभी कभी नाम आएगा कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, या कभी कभी नाम आएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो एग्जाम में ना किसी भी नाम से आ सकता है वो घुमाने के लिए, सारे नाम आपको पता होने चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के एक तरीका है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो बनता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसको कहते हैं चेंज इन स्टॉक। मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी ये निकालने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए? सेल्स चाहिए और चेंज इन स्टॉक। तो चलो सेल्स तो समझ में आता है, चेंज इन स्टॉक क्या है सर? तो चेंज इन स्टॉक यानी कि ऐसे लिखेंगे, इस साइन का मतलब, इस ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब ऐसा करते हैं हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो बन जाता है चेंज इन स्टॉक, क्योंकि हमें यही तो पता करना है कि कितना चेंज हुआ है। यानी शुरू में कितना था वैल्यू, कितने का स्टॉक था हमारे पास, और अभी कितने का स्टॉक है। तो अभी क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? जब वो साल खत्म हो रहा है, हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा वो फाइनेंशियल ईयर का होता है। वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर क्या होती है हमारी जनरली? 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, राइट। तो जब 31 मार्च को वैल्यू देखते हैं तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जबकि 1 अप्रैल को जो वैल्यू देखते हैं उसे बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। भाई 1 अप्रैल को कुछ वैल्यू थी, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को जो स्टॉक था हमारे पास वो 500 था, ठीक है। फिर 31 मार्च को आते आते बहुत सारे प्रोडक्शन हमने किए, फिर बहुत सारे गुड्स जो है बिक गए, बिकने के बाद लास्ट में कुछ बचा हुआ दिख रहा है। बचा हुआ कितना दिख रहा है? मान लेते 1500 दिख रहा है। तो शुरू में इतना था, अभी इतना दिख रहा है, तो कितना चेंज हुआ है देख के ही पता चल रहा है 1000। फिर भी हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो चेंज इन स्टॉक में सबसे पहले लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, तो 1500
माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे 500, तो कितना निकल गया 1000। हमें ये तो बताना है कितना चेंज हुआ है स्टॉक, वही निकालना है। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू होगी हमारे पास तो जाके हमारा जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा इजी सा सिंपल सा सवाल है, ये आप लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ फॉर्मूला याद रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैंने कहा इसको क्या क्या कह सकते हैं, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो कह लो ऐसा नाम आएगा, राइट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स जो बिका है प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं दिया होगा, जनरली आपको कुछ कुछ वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन फिर भी भाई सब जान के रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो तो इसी बात पे एक सवाल करते हैं, और एक सवाल हमने लिखा हुआ है उसी के हिसाब से करेंगे। मैं सवाल लिख के आपको दे देता हूँ साइड में। सवाल क्या है, सवाल है पहला, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना, और क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिख दूं तो इसको निकालना है GVAFC, ये निकालना है। और याद होगा हमने FC और MP ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक ना। चलो पहले डाटा लिख लो, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो पहली चीज़ दी है सेल्स, अच्छा ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, मतलब थोड़ा डिटेलिंग में है, और यहाँ पे रुपीज़ इन करोड़, ध्यान है ना, रुपीज़ इन करोड़। तो सेल्स है, सेल्स कितना है, सेल्स है 180 करोड़, ठीक ना, 180 मतलब 180 करोड़। दूसरा रेंट इज गिवन 5 मीन्स 5 करोड़। तीसरा थर्ड सब्सिडीज यानी छूट, डिस्काउंट जो सरकार देती है, ये है 10 मतलब 10 करोड़। यहाँ पे आगे दिया है चेंज इन स्टॉक, यानी आपको ऑलरेडी निकाल के दिया है यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग नहीं दी हुई है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है तो आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया है, दैट इज़ 15 करोड़ यानी 15। उसके बाद है परचेज, ध्यान देना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, बताओ ये क्या है, ध्यान से देखो, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। कंजप्शन या कॉस्ट का मतलब परचेस ही तो होता है, कोई चीज़ हम खरीदेंगे तभी तो कॉस्ट या कंजप्शन होगा। तो ये क्या है, इसका मतलब ये है इंटरमीडिएट कंजप्शन, IC, शॉर्टकट में IC कह लेंगे, ठीक है। अच्छा वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू है 100, कितनी है 100। उसके बाद है प्रॉफिट्स है 25 का मतलब 25 करोड़। और हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा देखो पहले ना जरा सवाल समझ लो, ये तो बड़ा इजी सवाल है। बहुत बार सवाल ऐसे आएंगे जिसमें मिक्स दिया होगा, यानी इनकम मेथड के भी कुछ टर्म दिए होंगे और एक्सपेंडिचर मेथड के भी कुछ टर्म दिए होंगे। भाई इनकम के टर्म अलग होते हैं, एक्सपेंडिचर के टर्म अलग होते हैं, राइट। एक्सपेंडिचर मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ खर्चा होगा। इनकम का मतलब सैलरी होगी, वेजेस होगा, डिविडेंड होगा, प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ें आएंगी, राइट। वैल्यू एडेड में कुछ अलग है, लेकिन कभी कभी एक ही क्वेश्चन में सारे मिक्स दे दिए होते हैं और हमें समझना होता है कि कौन सा मेथड लगाया जाए, वैल्यू एडेड मेथड लगाया जाए या फिर इनकम या फिर एक्सपेंडिचर, ठीक है। हालांकि ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बड़ी आसानी से दी हुई हैं। हमें सेल्स दिया हुआ है, हमें चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, हमें IC यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है जिसको लिखा हुआ है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भैया हमारा ये वाला है GDP या GVA MP वाला, यानी कि वैल्यू एडेड वाला मेथड लग सकता है। तो चलो वैल्यू एडेड वाला मेथड लगाते हैं। सबसे पहले वैल्यू एडेड की मेथड लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, GVAMP का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यही है पक्का, श्योर। चलो पुट कर देते हैं।
तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं, लेकिन हमें सेल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेल्स। चलो थोड़ा सा लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट को और कैसे लिख सकते हैं मैंने बताया था, हम लिख सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बाकी ये आईसी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लिख सकते कि नहीं लिख सकते इसको? ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, सेल्स कितना दिया हुआ है 180 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है ये वाला 15 माइनस आईसी, आईसी भी हमारे पास परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 100। कर लो सॉल्व थोड़ा सा, कितना आ जाएगा 195 आई थिंक, यस, माइनस 100 दैट इज 95। कितना आ गया 95। ये आ गया GVA-MP। ध्यान समझना क्या आया, GVA-MP आया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है GVA-FC। ध्यान से समझना क्या निकालना है, GVA-FC। अच्छा तो मैं लिख देता हूँ क्या निकालना, GVA-FC। ध्यान समझोगे तो ये और ये सेम लग रहे हैं, MP से FC करना है तो क्या करेंगे, GVA-MP लिखेंगे। भाई यही तो हमारे पास वैल्यू, तो इसी में चेंजेस करके ये बनाना है हमें। तो GVA मैच कर रहा है, MP से FC करना है, यही करना है ना, MP से FC, क्योंकि निकालना तो हमें ये। अब बताओ MP से FC करने के लिए क्या करते हैं, प्लस करेंगे माइनस करेंगे क्या करेंगे, सोचो सोचो। MP से FC करना है यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करना है। तो याद होगा मैंने बताया था मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड होता है, और जब MP से FC करना है, फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, तो टैक्स माइनस करना होता है। और टैक्स है क्या, तो इसमें माइनस करेंगे NIT। क्या माइनस करेंगे, NIT। अब NIT क्या है, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा और लिख रहा हूँ अच्छे से। GVA-MP माइनस NIT क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यही तो था। क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है एक क्वेश्चन के अंदर, तो हमें दिया हुआ है GVA-MP हमने निकाला कितना है 95 यहाँ पर, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या, देखो जानते हैं नहीं है, नहीं है तो सीधे सीधा जीरो लिख लेंगे। फिर माइनस सब्सिडीज है, जी हाँ सब्सिडीज है, कितनी है 10 है, तो 10 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 95 माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या होगा -0 + 10, यही होगा ना सिंपल मैथ्स। ये माइनस अंदर जाएगा तो +0 -0 हो गया, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली प्लस कर देंगे तो 105। कितना आ रहा है 105 करोड़। ध्यान से समझना क्या आया है 105 GVA-FC 105 करोड़। आई होप आपको समझा होगा। हमने क्या किया, हमने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू एडेड वाला, क्योंकि यहाँ पे सेल्स था, चेंज इन स्टॉक था और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये मेन वैल्यू एडेड का क्या है कंटेंट है। हमने फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले मेन फॉर्मूला लिखेंगे। मेन फॉर्मूला क्या है, GDP-MP या फिर GVA-MP। MP है फॉर्मूला, क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास डायरेक्ट नहीं दिया था, तो हमने थोड़ा सा और उसको फैला दिया मतलब फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड किया। फॉर्मूले को एक्सपांड किया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से बनता है। किससे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से, और माइनस IC। फिर हमने इसमें वैल्यू पुट की, क्योंकि अब हमारे पास सेल्स था 180, हमारे पास स्टॉक था चेंज इन स्टॉक ये 15, तो 180 + 15 - 100, और इसको सॉल्व किया तो हमारा GVA-MP आ गया 95। लेकिन हमें MP नहीं, हमें FC चाहिए था, तो ऑब्वियसली MP से FC करने के लिए हमने इसी में माइनस कर दिया NIT। हमने पढ़ा था कल कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस करने के लिए NIT प्लस करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करने के लिए NIT माइनस करते हैं, तो हमने माइनस कर दिया, फॉर्मूले में पुट किया, और चीज़ें देखो ऐसे आ गया। और देखो NIT को भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, क्योंकि NIT हमें सीधे सीधे नहीं दी हुई है, उसके अंदर का कंपोनेंट दिया हुआ है, उसके अंदर के कंपोनेंट में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, सीधा क्या दिया हुआ है सब्सिडी दी हुई है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने 0 लिखा। और एकदम प्रॉपर मैथ्स करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, प्रॉपर मैथ्स करेंगे तो अंदर जाके जो -10 था +10 हो गया, और ये जुड़ गया तो 105 करोड़ टोटल हमारा GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ चुका। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है।
तो इस वीडियो हम छोटा छोटा रखेंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड से रिलेटेड हम करेंगे। ओके, थैंक यू।